नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपनी यूनिट नंबर 16 के तहत जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है उसमें देखेंगे कि आज़ादी के लिए अंतिम संघर्ष कैसे हुआ और इसके साथ साथ इस आज़ादी के अंतिम संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका क्या रही और वेवेल योजना के बारे में कि कौन कौन सी योजनाएं आई थी। जैसे आप देखेंगे कि कैबिनेट मिशन आएगा 1946 में, इसकी क्या भूमिका रही भारत को आज़ादी दिलवाने में, और इन सब के बारे में हम वन बाय वन देखकर चलेंगे जो हमारा आज़ादी के लिए अंतिम संघर्ष होगा। अब देखो, ये जो वीडियो होगा आपका, ये यूपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ, एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी के लिए यूजफुल होगा, और या फिर कोई आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट नंबर 16। देखो, आज़ादी के लिए अंतिम संघर्ष में हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं कि किस तरीके से पढ़ेंगे। वो सबसे पहले इसमें हमारा जो पहला पॉइंट बनेगा वो देखेंगे सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय, इनकी आज़ादी के लिए संघर्ष में क्या भूमिका रही वो देखेंगे। कांग्रेस के किस किस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया वो भी देखेंगे। इसके साथ साथ इसी इन्हीं सुभाष चंद्र बोस के तहत ही हम देखेंगे कि आईएनए अर्थात आजाद हिंद फौज या आईएनए की स्थापना इस प्रकार से होती है। क्या सुभाष चंद्र बोस ने ही इसकी स्थापना की थी, या वो किसी और ने इसकी स्थापना की थी, या फिर इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था? इन सब के जवाब आपको आजाद हिंद फौज में मिलेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि लाल किला मुकदमा क्या हुआ, कि जो रेड फोर्ट का जो मुकदमा हुआ था वो उसमें क्या क्या हुआ, किस किस को सजाएं हुई। इसमें जो क्रांतिकारी थे उस जो लाल किले मुकदमे में इनका बचाव किसने किया था, इन सब के बारे में आपको लाल किला मुकदमे के दौरान ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद होगा आपका शाही नौसेना विद्रोह। फिर आप देखेंगे राजाजी फॉर्मूला, कि राजाजी फॉर्मूला क्या है आजादी के लिए। उसके बाद आएगी आपकी वेवेल योजना। वेवेल योजना के बाद में आपका होगा शिमला समझौता। देखो, ये सब कुछ आपका क्रम से लगा हुआ है, और पूरा का पूरा इतिहास मैंने आपको क्रम से पढ़ाने का ही प्रयास किया है कि एक घटना के बाद दूसरी घटना घटित होती है, और ऐसा नहीं है कि आगे पीछे हुआ सब कुछ, वो सब के सब क्रम से लगे हुए थे। और यदि आप किसी चीज को क्रम से पढ़ते हो, एक रेगुलर वे में और क्रम से लेकर पढ़ते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि उसे याद करने में भी आसानी होती है कि एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप चलेंगे तो आराम से चढ़ सकते हैं आप उसको ऊपर ले जाकर। और यदि आप एक आध स्टेप बीच में छोड़ के चलेंगे तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी, कि बीच में क्या हो जाता है, फ्लो टूट जाता है आपका। तो इसी वजह से ये सब कुछ मैंने आपको एक क्रम में पढ़ाने का प्रयास करा है। शिमला समझौते के बाद में आएगा भारत में कैबिनेट मिशन, और उसके बाद में इसी कैबिनेट मिशन के तहत ही अंतरिम सरकार का गठन होगा। इस अंतरिम सरकार में जैसे देखते हैं, विदेश मंत्रालय किसके पास था, शिक्षा मंत्रालय किसके पास था, अंतरिम सरकार में ही, और उसके साथ साथ खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास था, ये सब आप यहाँ पर देखेंगे। कृषि विभाग जैसे आप देखते हैं, कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद के पास था। ये सवाल पीसीएस में भी कई बार पूछा हुआ है कि खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद के पास था। पीसीएस का बीपीएससी में भी ये कई बार पूछा है सवाल। उसके बाद में एटली की क्या घोषणा हुई। एटली कौन थे, तो एटली थे इंग्लैंड के पीएम क्लीमेंट एटली। ये लेबर पार्टी के प्रधान में, लेबर पार्टी जीत कर आती है उस दौरान, और यही बनते हैं, इसी लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। उसके बाद में होगा शाही नौसेना विद्रोह। तो देखो, शाही नौसेना विद्रोह यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दो बार होगा ये, लेकिन एक ही बार में ही इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये क्रम से है, थोड़ा सा हम इसको क्रम से देखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में होगा भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, कि भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या कहेगा। देख, अब देखो, अब आप ये मत समझना कि हम यहाँ पर स्वतंत्र हो जाएंगे और इतिहास खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने कुछ पॉइंट यहाँ पर छोड़ दिए इसमें। जैसे शिक्षा आयोग, भारत में गठित प्रमुख शिक्षा आयोग कौन कौन से थे वो आपको पढ़ना है यहाँ पर। उसके बाद में शिक्षा आयोग के बाद में हमने छोड़ रखे हैं गवर्नर जनरल, सभी गवर्नर जनरल छोड़े हुए हैं, तो इन सभी गवर्नर जनरलों को पढ़ना है। उसके साथ साथ वायसराय भी पढ़ेंगे, फिर बंगाल के वाइस गवर्नर जनरल भी पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल भी पढ़ेंगे, वायसराय भी पढ़ेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि जितने भी आपके जो गवर्नर आए उन सबको एक क्रम में पढ़ने का प्रयास करेंगे, या फिर जितने भी आपको अधिनियम आए, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, उसी तरीके से 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम,
उसी तरह से 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, फिर आप देखेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो ये सब एक क्रम में देखेंगे इनको। तो उसके लिए आपको देखो, ये आपकी यूनिट नंबर 16 है। तो 17, 18 और 19 तीन वीडियो में आपकी क्या होगा, तो तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी, वो यहाँ तक खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब यूनिट नंबर जो 19 होगी आपकी, वो अंतिम होगी इस टॉपिक के लिए। और उसके बाद में आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है, या ये कह लीजिए कि जो हिस्ट्री है, वो आपका समाप्त हो जाए। यदि कोई और सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट करके बताना कि आप इसके बाद में कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करवाना चाहते हैं। तो कमेंट जरूर करना आप लोग। यदि आपको कोई क्वेरी है तो भी आप तुरंत कमेंट करेंगे, तो उसका जवाब भी आपको तुरंत ही मिल जाएगा। और यदि आपको एकदम फास्टली जवाब चाहिए तो आप उसके लिए मेल कर सकते हैं। मेल कर दीजिए किसी भी समस्या के समाधान के लिए, तो उसका समाधान आपको तुरंत कर दिया जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सुभाष चंद्र बोस से। तो सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय देखेंगे सबसे पहले। तो सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय क्या हुआ, तो सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनका जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। कटक में हुआ था। कटक पड़ता है आपका उड़ीसा में। उड़ीसा, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था प्रभावती और पिता का नाम था जानकीनाथ। अपने पेरेंट्स अर्थात अपने माता पिता की ये 14वीं संतानों में से, मतलब कहने का ये है कि इनके जो पेरेंट्स थे, इनकी 14 संतान थी, और इन 14 संतानों में से 9वीं संतान थे। इनकी शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी, और जहां से कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की परीक्षा पास की। पूरे भारत में इनका दूसरा नंबर आया था। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है, उसमें बीए में या ग्रेजुएट में पूरी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इनका सेकंड रैंक थी। इस तरीके से देख सकते हैं, तो सेकंड रैंक आई थी इनकी। और उसमें उसके बाद में देखो, पहले जो क्या होता था कि आईएएस की परीक्षा नहीं होती थी, पहले होती थी आईसीएस की परीक्षा। जब आईसीएस की परीक्षा इन्होंने दी, तो आईसीएस की परीक्षा में इनकी चौथी रैंक आई थी। चौथी रैंक, काफी, ये आप कह सकते हैं कि काफी बहुत ज्यादा माइंडेड व्यक्ति थे ये, बहुत ज्यादा है। इस तरीके से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके साथ साथ 1921 में भारत में सबसे पहले गांधी जी से मिलते हैं। इसके बाद ये सी आर दास से मिलते हैं। तो सबसे पहले अब देखो, अब सोचो 1921 में क्या चल रहा था। 20 अगस्त 1920 को हो जाता है शुरू असहयोग आंदोलन। और इसी बीच में क्या होते हैं, ये असहयोग आंदोलन में भी शामिल हो जाते हैं 1921 में आकर। और सी आर दास ही कहते हैं कि इनसे पहले कि तुम पहले तो आईसीएस की परीक्षा जो आपने दी है, वो जो आपने नौकरी करने जा रहे हैं, आप उसे छोड़ दीजिए। तो ये इनके कहने पर 22 अप्रैल 1921 को ही ये त्याग पत्र दे देते हैं आईसीएस की परीक्षा से। अब देखो, इनकी पहली बार गिरफ्तारी जो होती है, वो होती है 1921 में ही। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन में ये साथ दे रहे थे। असहयोग जो आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, उसमें ये साथ दे रहे थे, इसलिए इनकी गिरफ्तारी हो जाती है यहाँ पर। तो पहली बार गिरफ्तार जो सुभाष चंद्र बोस हुए, तो वो असहयोग आंदोलन के दौरान ही गिरफ्तार हुए। फिर 1923 में कलकत्ता के ये मेयर बनते हैं। 1927 में नेहरू समिति में शामिल हो जाते हैं, जो नेहरू रिपोर्ट आएगी। 1929 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट में शामिल होते हैं ये फिर। तो इस तरीके से इनकी जो है देखो भागीदारी जो है, वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तो अपने आप का ये विस्तारित करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, वो एक तरीके से समेट कर रख दिया, ऐसा नहीं था। ये दिनों दिन क्या था कि अपना विस्तार में लगे थे, ताकि एक दृढ़ सेना बनाई जा सके। और वो दृढ़ सेना किसके खिलाफ खड़ी होगी, तो वो खिलाफ होगी अंग्रेजों के खिलाफ। इसी वजह से क्या होता है, आईएनए की ये कमान संभालते हैं बाद में। वो देखते हैं अभी इसके बाद में क्या होगा। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं 1938 में, और ये अधिवेशन होता है हरिपुरा में। और 1939 में ये त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और ये जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, ये त्रिपुरा वाला क्षेत्र नहीं है, पूर्वोत्तर भारत का ये राज्य नहीं है, ये मध्य प्रदेश में एक स्थान है त्रिपुरी में। अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और इसी त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में जो होगा, इसी में गांधी जी के उम्मीदवार थे एक पट्टाभी सितार मैया, इनको ये हरा देते हैं सुभाष चंद्र बोस। अब देखो, ये बात गांधी जी को भी कहीं ना कहीं नागवार गुजरती है, क्योंकि गांधी जी की जो छवि थी, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही थी। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने खुद ही ऐसा मानो कि जैसे गांधी जी को ही हरा दिया हो। तो इसमें क्या होता है कि इसी में गांधी और बोस का विवाद हो जाता है। गांधी बोस का विवाद हो जाता है, तो इसी बीच में अब सुभाष चंद्र बोस ज्यादा बहस ना करके ये क्या कर देते हैं कि जो त्रिपुरी अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता पद से 1939 में ही त्याग पत्र दे देते हैं।
और उसके बाद में जो इस त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं राजेंद्र प्रसाद। ना तो पट्टाभी सितारमैया करते और ना ही राजेंद्र और ना ही आपके सुभाष चंद्र बोस करते हैं। तो इसकी अध्यक्षता करते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखेंगे कि त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन ये बीच में इस्तीफा दे देते हैं। इस बीच में इसकी अध्यक्षता करते हैं राजेंद्र प्रसाद। और 1939 में कांग्रेस से हटकर ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो इसका मतलब सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की, तो 1939 में की थी। 1940 में ही इन्हें नजरबंद कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, कि इनकी गतिविधियां जो थी वो अंग्रेजों को नागवार गुजर रही थी। इसी वजह से अंग्रेजों के द्वारा इन्हें नजरबंद कर दिया गया। 26 जनवरी 1941 को अपने नौकर जियाउद्दीन पठान, एक इनका नौकर था जियाउद्दीन पठान, इसके भेष में अपने घर से निकल गए तथा इनके ड्राइवर ड्राइवर का नाम था भगत राव। तो ऐसे सवाल जो हैं पीसीएस में तो आते ही हैं, लेकिन कभी कभी केबीसी में पूछ लेता है ऐसे सवाल कि केबीसी में मतलब कौन बनेगा करोड़पति। ये पूछ लेगा कि बताइए कि सुभाष चंद्र बोस का जब उन्होंने घर छोड़ा था तो उनका ड्राइवर कौन था, तो भगत राव था। इन्हें गोमो पहुंचाया किसने, इसी भगत राव ने इनको गोमो पहुंचाया और यहाँ से ये काबुल चले जाते हैं। काबुल अर्थात अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से या काबुल से ये इटली चले जाते हैं और इटली के पीएम के नाम से एक फर्जी पासपोर्ट बनवाकर फिर वहां से ये मास्को, और मास्को से सीधे फिर बर्लिन। मास्को क्या था, तो मास्को थी रूस की राजधानी, क्या है मास्को। और ये बर्लिन जो है ये कहाँ है, जर्मनी। तो ये जर्मनी पहुंच गए थे, और जर्मनी में कौन था, जर्मनी में था हिटलर। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो जर्मनी में हिटलर से मिलते हैं और हिटलर के सचिव रॉबिन ड्रॉ, तो उस समय हिटलर का जो सचिव था वो रॉबिन ड्रॉ था, की सहायता से हिटलर से मिलते हैं। अब देखो, जैसे हिटलर बैठा हुआ है, इसकी सेना भी यहीं बैठी हुई है, तो बीच में जा बैठे हुए हिटलर को ये आसानी से पहचान लेते हैं। हालांकि इन्होंने कभी देखा नहीं था हिटलर को कि हिटलर कैसा है, तो उसे डायरेक्ट हाथ मिलाते हैं। तो इनसे हिटलर जो था वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है कि तुमने मुझे इतनी सेना के बीच में अकेले ही कैसे पहचान लिया कि मैं ही हिटलर हूँ। तो वो माइंडेड व्यक्ति थे बहुत ज्यादा। और इसी वजह से क्या करते हैं, वो अपने विवेक का प्रयोग करके वो स्वयं ही हिटलर को पहचान लेते हैं। तो इस वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है हिटलर इनसे। और हिटलर इन्हें 10,000 भारतीय युद्ध बंदी सौंप देता है। और 10,000 युद्ध बंदी सौंपने के बाद में जिसे बोस ने क्या कर दिया, द फ्री इंडियन लीजन नामक बदल दिया, अर्थात एक अपना दल बना दिया फ्री इंडियन लीजन के नाम से, जिसमें क्या थे 10,000 युद्ध बंदी थे। तो जो युद्ध बंदी थे तो ये सैनिक भी थे इनमें कुछ। तो ये एक तरीके से अपनी सेना तैयार करते हैं यहाँ पर। जो हिटलर ने 10,000 सैनिक दिए थे उनके जरिए ही ये अपनी सेना तैयार करना प्रारंभ करते हैं। बोस को बर्लिन में रेडियो के प्रसारण का अनुमति मिल जाती है कि रेडियो से प्रसारण आप कर सकते हैं। और बोस ने ही हिटलर को फ्यूरर कहा था। तो बोस ने अर्थात सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर को नाम क्या दिया था, तो हिटलर को नाम दिया था फ्यूरर। तथा बर्लिन रेडियो के प्रसारण के दौरान ही जर्मनी के लोगों ने बोस को नेताजी कहकर संबोधित किया था, अर्थात नेताजी कहकर सबसे पहले संबोधित किया था जर्मनी के लोगों ने। तत्कालीन मलया प्रायद्वीप में स्थित सिंगापुर में बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार 21 अक्टूबर 1943 को बनाई थी। अर्थात क्योंकि ये भी ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में किया था पहली बार। उसके बाद आईएनए की ताकत जापान पर निर्भर करती थी, क्योंकि आईएनए जो था ये, क्योंकि परंतु जापान पर क्या हो जाता है, परमाणु हमला हो जाता है। देखो, अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को पहला हमला हुआ। उसके बाद में आप देखेंगे जस्ट इसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम गिराया गया। तो वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था लिटिल बॉय परमाणु बम, और 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था फैटमैन अमेरिका के द्वारा। और हिरोशिमा और नागासाकी पर ये बम गिरे। और ये जो थे परमाणु बम बड़े ही खतरनाक होते हैं और इसका प्रभाव वर्तमान में भी देखने को मिलता है इन क्षेत्रों में। इसी वजह से क्या होता है कि आईएनए की जो ताकत थी वो जापान पर निर्भर करती थी। तो जब आईएनए पर या फिर जब जापान पर परमाणु हमला हो गया तो इसकी वजह से वह सहयोग करने की स्थिति में नहीं रहा। मतलब आईएनए की सहायता करने की स्थिति में नहीं था जापान। परंतु बोस जापानी सहयोग की आशा में 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक से टोक्यो के लिए एक सैनिक विमान में रवाना होते हैं। लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि फॉर्मोसा द्वीप, जिसे आज वर्तमान में ताइवान कहा जाता है, तो इसे पहले फॉर्मोसा द्वीप कहते थे, में इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इनकी मृत्यु
और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु की जांच के लिए कि वास्तव में इनकी मृत्यु हुई थी या नहीं, तो एक आयोग गठित किया गया था जिसको जस्टिस मुखर्जी आयोग के नाम से जाना गया। तो ये ध्यान रखना है कि जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसकी जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया, तो जस्टिस मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा था, अर्थात गांधी जी को देशभक्तों का देशभक्त की जो संज्ञा दी थी वो सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी, तथा टैगोर ने इन्हें देश नायक की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता तथा बापू कहकर पुकारा था। तो ये राष्ट्र के पिता हैं और ये ही क्या हैं, बापू हैं। तो अलग अलग देखो, एक तनावपूर्ण हारना जीतना जैसे आपने देखा 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, वो एक अलग बात है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के मन में कहीं ना कहीं गांधी जी के लिए एक अपूर्व श्रद्धा थी, मानते थे। वो एक हार जीत अलग का अलग पैसा है कि ये राजनीति है, राजनीति में कोई हारता कोई जीता, है तो हर जगह ही होता है। देखो दो पहलवान लड़ते हैं तो कोई वहां पर कोई हारता कोई जीता, तो इसका मतलब वो नहीं है कि आप उससे दुश्मनी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं था, और इनमें तो बिल्कुल नहीं था। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस जो थे वो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं तथा बापू की भी संज्ञा देते हैं। अब देखो आईएनए का क्या होता है, आजाद हिंद फौज कैसे हुई, इसका गठन कैसे होगा। तो कैप्टन मोहन सिंह थे, तो आजाद हिंद फौज का जो गठन करते हैं वो करते हैं कैप्टन मोहन सिंह, और इनकी सहायता के लिए दो व्यक्ति थे, एक तो थे प्रीतम सिंह और मेजर फ्यूजी हारा। तो दो व्यक्ति थे, प्रीतम सिंह और मेजर फ्यूजी हारा, इनके सहयोगी थे। ब्रिटिश सेना में भारतीय अफसर थे ये कैप्टन मोहन सिंह, परंतु जब ब्रिटिश सेना पराजित हो गई तो ये जापान द्वारा अन्य भारतीय सैनिकों के साथ युद्ध बंदी बना लिए गए। परंतु प्रीतम सिंह के आश्वासन पर जापान ने इन्हें छोड़ दिया तथा अन्य भारतीय युद्ध बंदियों को भी इनके हवाले कर दिया, और इन्होंने ही भारतीय सैनिकों का प्रयोग करके ब्रिटेन के विरुद्ध करने का वादा किया। मतलब अब हम ये जो थे सैनिक, ये ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध करेंगे, तो इससे जापान भी खुश था, और जापान भी क्या करता है, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को या आजाद हिंद फौज के गठित सरदार को कैप्टन मोहन सिंह को सहायता देते हैं। लेकिन सहायता देनी कब बंद हो जाती है, 6 अगस्त के बाद। 6 अगस्त और 9 अगस्त के बाद में सहायता देनी बंद हो जाती है, क्योंकि अगस्त 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान पर अमेरिका द्वारा परमाणु हमला कर दिया जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जापान आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो जाता है, और इसी वजह से जो आईएनए था वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। इन युद्धबंदियों का प्रयोग एक फौज के रूप में करने के लिए कैप्टन मोहन सिंह को प्रीतम सिंह तथा एक जापानी कर्नल आइची फ्यूजिवारा ने प्रेरित किया था, कि जो प्रेरणा मिली कैप्टन मोहन सिंह को एक फौज खड़ी करने के रूप में, वो प्रीतम सिंह और फ्यूजिवारा के कहने पर ही मिली थी। इसी प्रेरणा से इन्होंने 28 मार्च 1942 को टोक्यो में एक बैठक बुलाते हैं, जिसमें रास बिहारी घोष, सुभाष चंद्र बोस भी भाग लेते हैं, और यहीं आईएनए का गठन हो जाता है। यहीं पर आईएनए का गठन किया जाता है, और जिसके प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह बनते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि आईएनए के प्रथम सेनापति जो बने थे वो बने थे कैप्टन मोहन सिंह, जबकि जुलाई 1943 में आईएनए की कमान सुभाष चंद्र बोस को दे दी जाती है। यहाँ से बनेंगे, इसका मतलब जो दूसरे सेनापति होंगे आईएनए के, तो दूसरे सेनापति बनेंगे सुभाष चंद्र बोस। अर्थात आईएनए की स्थापना किसने की, आईएनए की स्थापना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस को मत लगा देना गलती से भी, क्योंकि बहुत सारी किताबों में सुभाष चंद्र बोस दे रखा है, तो ऐसी गलती मत कर देना। ये दूसरे सेनापति बनेंगे, और ये कह सकते हैं कि वास्तविक सेना का जो गठन किया था आईएनए में, वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने का कार्य सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस आईएनए का एक पुनर्गठन करते हैं, और इसे अलग अलग ब्रिगेड में बांट देते हैं, जैसे गांधी नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के नाम से बनाते हैं। मतलब कई ब्रिगेड में इसे बांट देते हैं, इसी वजह से अलग अलग नाम दिए गए। पहली ब्रिगेड थी गांधी नेहरू, दूसरी सुभाष, तीसरी रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के नाम से इन्हें बना देते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की कमान लक्ष्मी सहगल के पास थी, ये ध्यान रखना कि बाकी। और सुभाष ब्रिगेड में 3 व्यक्ति थे, एक तो मेजर शहनवाज खान, मेजर गुरुदयाल ढिल्लो और नल प्रेम सहगल। तो जो सुभाष ब्रिगेड की कमान थी वो 3 लोगों के पास थी, शहनवाज खान, गुरुदयाल ढिल्लो और प्रेम सहगल। इन तीनों को बाद में क्या हो जाती है, फांसी दे दी जाती है। इसका मतलब जो सुभाष ब्रिगेड के 3 व्यक्ति थे, इन तीनों को बाद में क्या हुआ, ये पकड़े गए और इनको अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। आईएनए के सहयोग से सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में अस्थायी भारतीय सरकार बनाते हैं। इसका मतलब जो सिंगापुर में अस्थायी सरकार बनी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, उसमें सबसे बड़ा सहयोग जो दिया था वो आईएनए ने दिया था।
और ये बनती है 21 अक्टूबर 1943 को। मेजर शहनवाज के नेतृत्व में एक टुकड़ी अंग्रेजों के खिलाफ इम्फाल आती है, अर्थात मणिपुर आती है, वहां अधिकार कर लेती है, अर्थात मणिपुर पर अधिकार कर लेती है। दूसरी टुकड़ी रंगून के रास्ते कोहिमा में चली जाती है, परंतु खराब मौसम और जापानियों के सहयोग न मिलने के कारण गिरफ्तार हो जाते हैं ये लोग। तो जो कोहिमा में जाती है टुकड़ी, वो वहां पर गिरफ्तार कर ली जाती है। और जापानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अंग्रेजों को भगाकर उस पर कब्जा कर लेते हैं। इस प्रकार बाद में ये सुभाष चंद्र बोस को इसे सौंप देते हैं, अर्थात जो जापानियों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह छीना था, उसको जापानी दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस ने ही नहीं इनका नाम अंडमान को शहीद द्वीप नाम दिया था और निकोबार को स्वराज द्वीप कहा था, स्वराज द्वीप। तो ध्यान रखेंगे कि पहले, या फिर आप ये कह लें कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने अंडमान को क्या नाम दिया, तो शहीद द्वीप, और निकोबार को दिया था स्वराज द्वीप नाम दिया था। देखो लाल किला मुकदमा क्या होता है, लाल किले पे क्या क्या हुआ। देखो ये जो घटना घटती है ये 1945 में घटती है। देखो जो आईएनए के गिरफ्तार सैनिक थे, जो कोहिमा में गिरफ्तार हुए थे, सैनिकों को लाल किले लाकर उन पर मुकदमा चलाया जाता है। इसमें 3 लोग थे, वही शहनवाज ढिल्लो, शहनवाज खान और ढिल्लो और प्रेम सहगल, ये 3 लोग थे। इन तीनों को क्या कर दी जाती है, यहाँ पर लाकर फांसी की सजा। एवं एक व्यक्ति थे राशिद अली, इनको उम्र कैद तथा अन्य लोग जो थे उनको लंबी सजाएं होती है। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग जो आईएनए के सैनिक पकड़े गए थे, तीनों को तो फांसी की सजा हुई, एक को उम्र कैद की सजा हुई और अन्य जो थे उनको लंबी सजाएं हुई। इसका मतलब सीधा पूछ लेगा कि कितने लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी लाल किले में, तो 3 लोगों को फांसी की सजा, जबकि एक व्यक्ति ऐसा था जिसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई, बाकी को लंबी सजाएं हुई थी। इनके बचाव के लिए आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया गया, जिसमें देश के बड़े वकीलों ने भाग लिया था, जैसे, और जो इसके देश के जो बड़े वकील थे उनमें एक थे भोला नाथ देसाई, इसके इस समिति के अध्यक्ष बनते हैं। और अन्य जो वकील थे टीबी सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटीजू, तो ये अन्य वकील थे यहाँ पर। तो आईएनए के बचाव में 3 लोग तो ये आए थे और एक आए थे भोलानाथ देसाई। तो ध्यान रखना कि अध्यक्षता में जो अध्यक्ष होता है उसी का ही नाम ज्यादा आता है। तो भोला जो लाल किला मुकदमे में ये पूछ लेगी आईएनए के व्यक्तियों का, आईएनए के क्रांतिकारियों का या आईएनए के सैनिकों का बचाव किसने किया था, तो बचाव किया था भोलानाथ देसाई ने। और अंततः अंग्रेज सरकार उपरोक्त सभी कैदियों की सजाएं माफ कर देती है। अब होता है शाही नौसैनिक विद्रोह। तो शाही नौसैनिक विद्रोह देखो कैसे होगा, 1946 में होता है। उसके बाद है नौसेना। इसमें क्या हुआ कि नौसैनिक जहाज जो था एक आईएनएस तरकस, इसमें होता क्या है कि यहाँ भी भेदभाव किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। जो अंग्रेज सैनिक थे उन्हें तो भोजन अच्छा मिलता था, और जो भारतीय सैनिक थे उनको भोजन अच्छा नहीं मिलता था। अर्थात इसी को भेदभाव को लेकर जो भारतीय सैनिक थे इसी शाही नौसैनिक विद्रोह कर यहाँ पर विद्रोह कर देते हैं, और जिसको शाही नौसैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो खराब भोजन व नस्लीय भेदभाव और बीएल दत्त की गिरफ्तारी क्या इसका एक मेन कारण बनता है। इस विद्रोह का नेतृत्व जो कर रहे थे वो कर रहे थे एमएस खान। ध्यान रखेंगे कि एमएस खान ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो एमएस खान ने नौसैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया था। कमांडर किंग्स कहता है कि भिखारियों, भारतीयों और कुत्तों को चयन करने का अधिकार नहीं है। अब सोचो कि यदि आप किसी को कुत्ते की संज्ञा देंगे तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा, क्या आप किसी को भिखारी की संज्ञा देंगे, क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा। चलो कुल मिलाकर ये है कि हमारी बिल्ली और हमें म्याऊं करती है, तो अंग्रेजों की वही थी नीति। तो वो भी यहाँ भी यही कहते हैं कि भिखारी, भारतीयों और कुत्तों को चयन करने का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब जो भोजन मिल रहा है उसे आप चुपचाप खा लीजिए। ये यहाँ पर नस्लीय भेदभाव इसका एक कारण बनता है। और सेनाओं के समर्थन में मुंबई में 20,000 मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मतलब ये कह लो कि सेना के सेना के समर्थन में मुंबई में 20,000 मजदूर सामने आगे निकलकर और इन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना और पटेल के समझाने पर ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर ये बात को मान जाते हैं, और ये जो था नौसैनिक विद्रोह इसको यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। फिर आता है राजाजी फॉर्मूला 10 जुलाई 1944 को। अब इसमें क्या हुआ, देखो जो संवैधानिक गतिरोध था, मतलब कुल मिलाकर ये था जो हिंदू मुस्लिम एकता को ये बढ़ावा देना चाहते थे, राजाजी फॉर्मूला जो लाया गया था, अर्थात ये चाहते थे
कि भारत और पाकिस्तान एक रहें मिलकर, पाकिस्तान की जो जिन्ना मांग कर रहे हैं दिनों दिन वो ना हो। तो संवैधानिक गतिरोध को दूर करने तथा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए ये राजाजी फार्मूला लाया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर सरकार का गठन करें, ये कहता है राजाजी फॉर्मूले में। ये कहा गया था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आपस में मिल जाएं और फिर सरकार का गठन कर लें। कांग्रेस और मुस्लिम लीग आजादी के लिए प्रयास करें, ये भी राजाजी फॉर्मूले में कहा गया। और आजादी के बाद उत्तर पश्चिम तथा पूर्वी भाग में विभाजन के लिए कमीशन बनाया जाएगा और विभाजन हेतु मतदान कराया जाएगा। तो इस तरीके की बातें जो लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी राजाजी फॉर्मूले में। इस प्रकार राजा जी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लेते हैं। ये लो जी। तो यहाँ पर पाकिस्तान की मांग को किस फॉर्मूले द्वारा माना गया, तो राजा जी फॉर्मूले द्वारा इस बात को स्वीकार भी कर लिया गया। ये पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया था। ये भी ध्यान रखना कि जो राजा जी थे वो पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये खून खराबा ना चाहते हो, क्योंकि ये हो सकता है कि जानते हो कि यदि बंटवारा ना हुआ तो खून खराबा तब भी होगा, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो भी तो खून खराबा ही हुआ। हालांकि जो भी इनकी मंशा रही हो, लेकिन शुरुआत इन्होंने कर दी ऐसे। कांग्रेस ने इस फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया। जो राजाजी फॉर्मूला था, कांग्रेस ने इसे मानने से मना कर दिया, जबकि जो मुस्लिम लीग थी वो राजी हो जाती है इस फॉर्मूले को, क्योंकि मुस्लिम लीग तो पहले से ही चाह रही थी कि किसी न किसी तरीके से बंटवारा हो ही जाए। तो इसी वजह से मुस्लिम लीग मानती है, लेकिन कांग्रेस इस फॉर्मूले को कैंसिल कर देती है। गांधी जी जिन्ना को इसी में ही कायदे आजम की संज्ञा देते हैं, अर्थात कायदे आजम की उपाधि से नवाजते हैं गांधी जी। अब देखो अगला आता है सी आर दास फॉर्मूला, 10 जुलाई 1944 को। अब इसमें क्या हुआ देखो, जो उत्तर पश्चिम और पूर्वी भागों में स्थित मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र की सीमा निर्धारण करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया था और विभाजन की स्थिति, रक्षा, व्यापार, संचार और दूसरे आवश्यक विषयों के बारे में आपसी समझौते की व्यवस्था की जाए इसी फॉर्मूले के तहत। देखो चीजें कहाँ चली जाएंगी, पाकिस्तान में चली जाएंगी। जैसे आप देखते हैं कपड़ा, कपड़ा उद्योग में जो ज्यादातर फैक्ट्री थी वो भारत में रह गई, और जो कपड़े के लिए कच्चा माल आता था वो कहाँ चला गया, वो बांग्लादेश में चला गया। तो इसी वजह से क्या होता है कि दोनों में डिफरेंस आ जाता है, मशीनें यहाँ है और कच्चा माल दूसरे देश में। तो इसी वजह से ये आपसी समझौते की व्यवस्था की गई यहाँ पर। गांधी और जिन्ना में 9 से 27 सितंबर के बीच बातचीत चली, और इसी समय गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। आगे चलकर इसी फॉर्मूले में भारत का विभाजन होता है, अर्थात इसी फॉर्मूले के तहत ही, सी आर दास फॉर्मूले के तहत ही भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया जाता है। आगे चलकर राजगोपालाचारी पहले कांग्रेसी थे जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया था, अर्थात जो राजाजी फॉर्मूला देखा ना हमने, राजाजी फॉर्मूला, राजाजी फॉर्मूला ही था ये, अर्थात ये इनको राजगोपालाचारी को ही राजाजी कहा जाता था। इस तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद में आती है वेवेल योजना। ये जो योजना थी वो 14 जून 1945 को आती है। अब इसमें क्या हुआ देखो, इस समय लिनथिंगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल वायसराय बनकर आ जाते हैं। इसी वजह से इसे वेवेल योजना नाम दिया गया। इन्होंने संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए वेवेल योजना लाई। अब इसमें क्या कहता है देखो, कार्यकारिणी के सारे पद भारतीयों को दिए जाएंगे। जो कार्यकारिणी की होती है, मतलब ये मान लो कि जो कार्यपालिका होती है, इसके सारे पद भारतीयों को दिए जाएंगे। दो पदों को छोड़ दिया जाएगा, एक तो वायसराय का पद और दूसरा कमांडर इन चीफ का पद। मतलब जो मेन पद थे वो भी अंग्रेजों ने अपने पास ही रखे फिर भी। और उसके बाद कहते हैं कि दो पदों को छोड़कर सारे पद भारतीयों को दिए जाएंगे। जब मेन पावर ही अपने हाथ में नहीं है तो इन पदों का या अन्य पदों को लेकर फिर फायदा कौन सा है, क्योंकि ये कुछ प्रस्ताव लाएंगे तो ये इस प्रस्ताव को दोनों के दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसी वजह से क्या होगा, जो वेवेल योजना थी वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आएगी। तो कार्यकारिणी में हिंदू और मुसलमान को समान सीट दी जाएंगी, ठीक है दिया। सभी गिरफ्तार नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा। भारत और ब्रिटेन के मध्य हितों की देखभाल के लिए ब्रिटेन का एक उच्चायुक्त भारत में नियुक्त होगा, ये कह दिया गया। उसके बाद में उपयुक्त विषय पर विचार करने के लिए शिमला में जल्द ही एक बैठक बुलाई जाएगी। तो अब क्या होगा, अब होगा शिमला समझौता, इसी के वेवेल योजना के तहत ही। तो जो शिमला समझौता चला वो 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक चलेगा। अब इसमें क्या होगा देखो, पूरी तरीके से फेल कर जाएगा ये फॉर्मूला, फेल होगा पूरी तरीके से। कैसे होगा, इस समझौते में कुल 21 नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आजाद भाग लेते हैं, जबकि गांधी जी इस फॉर्मूले में या इस समझौते में भाग लेते ही नहीं।
इस समझौते में सबसे विवादित मुद्दा था कि कार्यकारिणी में हिंदू और मुसलमानों की बार की भागीदारी। ये सबसे बड़ा मुद्दा था। यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा गरमाया वो इस चीज को लेकर गरमाया कि हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर क्यों है आखिर, क्योंकि हिंदू जो थे वो बहुत ज्यादा थे और जबकि मुस्लिम जो थे वो बहुत कम थे, तो इसी वजह से लेकर इसमें विवाद खड़ा हो जाता है। और कार्यकारिणी में मुसलमानों को नामांकित कौन करेगी, लिंक करेगी, जबकि हिंदू को कांग्रेस लिंक करेगी, इस तरीके से। तो हिंदू को जो निर्वाचित करके लाएगी वो कांग्रेस, जो मुस्लिमों को निर्वाचित करके लाएगी वो मुस्लिम लिंक करके लाएगी। शिमला समझौता पूरी तरीके से इसी बात को लेकर क्या हो जाता है कि असफल हो जाता है। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं, जिसमें चर्चिल जो था ये कंजर्वेटिव पार्टी का था, ये हार जाता है। जबकि जीत किसकी होती है, जीत होती है लेबर पार्टी की, लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो बनते हैं क्लीमेंट एटली, और अध्यक्ष ही बनते हैं बाद में क्या, पीएम। तो जिस समय भारत आजाद हो रहा था उस समय भारत के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। कैबिनेट मिशन आता है, आप देखो, जब कैबिनेट मिशन आया 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। इन्होंने क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी की सरकार थी, ये पहले से ही इन्होंने घोषणा कर दी थी कि यदि हम पावर में आते हैं तो भारत को हम आजाद कराएंगे। अब इसी वजह से जब ये पावर में आ गए तो ये ही कैबिनेट मिशन भेजते हैं 24 मार्च 1946 को। देखो ध्यान रखना, ये जो डेट थी, ये जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया है इस टॉपिक में, ये सारी की सारी डेट पूछी गई हैं। अभी जो आपका 10 अक्टूबर 2022 को जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था ना, उसमें भी हिस्ट्री का जो नेट का पेपर हुआ है उसमें सीधी सीधी मिलान करने के लिए दे दिया गया है ये वाला पॉइंट। तो ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में संविधान सभा की स्थापना करने के लिए तत्कालीन समस्याओं का समाधान करने हेतु लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसका मतलब जो अध्यक्ष बनकर आए थे वो आए थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये भारत सचिव भी थे उस टाइम पे। तो देखो 3 व्यक्ति कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव और अध्यक्ष भी बनकर आए थे। ए बी अलेक्जेंडर जो थे ये नौसेना मंत्री थे, और जबकि स्टेफोर्ड क्रिप्स ये एक वाणिज्य मंत्री थे। तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। उसके बाद में हुआ क्या इसमें, कैबिनेट मिशन में वार्ताकार की तरफ से जो आए थे वो नेहरू आए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद आए थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना, इस्माइल खान और लियाकत अली आए थे। तो 3 लोग इधर से आए थे और 3 लोग ही इधर से आए थे। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। अब सोचो, क्या कैबिनेट मिशन ने जब मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया तो क्या मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन को स्वीकार करेगी? ये मुस्लिम लीग कभी भी कैबिनेट मिशन को स्वीकार नहीं करेगी। अब संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया गया, और संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या हुई वो 389 सीमित कर दी गई, जिसमें 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से आए, और जो यहाँ पर 93 सदस्य होंगे वो होंगे आपके देसी रियासतों से, तथा 4 कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे। इस तरीके से बंटवारा आया। मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन की योजना को अस्वीकार कर देती है, क्योंकि इन्होंने क्या करा, जो कैबिनेट मिशन था वो पाकिस्तान की मांग को ठुकरा देते हैं पूरी तरीके से। इसलिए मुस्लिम लीग जो होगी वो जो कैबिनेट मिशन की बातों को भी अस्वीकार कर देगी। अब उसमें देखो अंतरिम सरकार का गठन किस प्रकार से होगा। 16 मई को कैबिनेट मिशन लीग और कांग्रेस को आमंत्रित करती है सरकार बनाने के लिए। मतलब 16 मई को कैबिनेट मिशन जो था वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर देती है। इसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग जो थी वो 6 जून को और कांग्रेस जो थी वो 26 जून को सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही कांग्रेस सरकार बनाने से मना कर देती है। लीग बिना कांग्रेस के ही सरकार बनाने की बात की पुष्टि कर देती है, परंतु वेवेल मना कर देते हैं। अब क्या हुआ, जो वेवेल थे, वायसराय जो थे वेवेल भारत के, वो मना कर देते हैं क्योंकि बिना कांग्रेस के कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो इतनी बड़ी संस्था नहीं थी कि जो पूरे भारत को संभाल पाए। इसी वजह से कांग्रेस का सहयोग अनिवार्य था हर हालत में। क्योंकि देखो, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें क्या हुआ, बिना कांग्रेस के क्या कोई निर्णय निकला यहाँ पर? कुछ भी निर्णय नहीं निकला। वो तो जबरदस्ती भारत शासन अधिनियम 1935 थोप दिया गया भारतीयों पर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देना था इन्हें।
तो इसी वजह से इसको यहाँ पर थोप दिया गया भारतीयों पर, मना कर देते हैं। 27 जुलाई को लीग ने सरकार बनाने से मना कर दिया। अब 27 जुलाई को मुस्लिम लीग भी मना कर देती है सरकार बनाने से। इस प्रकार क्या हुआ, 22 जुलाई को कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो वापस चला जाता है। उसके बाद में देखो, कांग्रेस 8 अगस्त को अपने विचार बदलते हुए सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाती है। 12 अगस्त को कांग्रेस को आमंत्रित किया गया सरकार बनाने के लिए। अब इसमें क्या हुआ देखो, इसी दिन क्या हुआ, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। इसमें क्या क्या हुआ देखो, 16 अगस्त को जिन्ना पाकिस्तान गठित करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई की बात करते हैं, अर्थात ये कहते हैं कि अब हमें पाकिस्तान चाहिए, जिस कारण देश में सांप्रदायिक दंगे, धर्म के आधार पर दंगे प्रारंभ हो जाते हैं, जिसमें नवाखोली का दंगा महत्वपूर्ण था। इसमें देखो बहुत सारे हिंदू मुस्लिम मारे गए थे आपसी मतभेद के कारण ही। इसके कारण केवल जिन्ना की वजह से, जो जिन्ना ने सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ करवाए वो इसी के कारण। ये केवल क्या सेकना चाह रहे थे, ये अपने तवे पर पाकिस्तान नाम की रोटी सेकना चाह रहे थे बस। उसके बाद में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को लीग के बिना ही अंतरिम सरकार का गठन कर लिया जाता है, जिसमें कुल 12 सदस्य थे। और 15 अक्टूबर को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो जाती है, जबकि 26 अक्टूबर को लीग के 5 सदस्य शपथ लेते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप, लीग के 5 सदस्यों के शामिल होने से कांग्रेस के 3 सदस्यों को हटाना पड़ता है। अब देखो, तो कांग्रेस से हटने वाले सदस्य कौन थे, तो वो जो हटे थे वो शरद चंद्र बोस हटे थे, सफाद अहमद हटे थे और सैयद अली हटे थे। और लिए कौन कौन से गए, अब लीग के 5 सदस्यों को लिया गया यहाँ से। एक दो थे, अब्दुल रब नस्तार ये संचार मंत्री बने, गजेंद्र अली ये स्वास्थ्य मंत्री बने, चुंदीगर ये वाणिज्य मंत्री बने, और लियाकत अली जो थे ये वित्त मंत्री बने, जबकि जोगिंदर नाथ मंडल ये विधि मंत्री बने थे। तो ये जरूर याद रखना कि कांग्रेस जब मुस्लिम लीग कांग्रेस में शामिल होगी तो 5 सदस्य मुस्लिम लीग से लिए जाएंगे। तो कौन कौन हटे कांग्रेस से, और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को कौन कौन से को यहाँ पर लिया गया। तो पूरी तरीके से आप इनके बारे में ध्यान रखें। लीग के सदस्य होने से अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या 12 से 14 हो गई, क्योंकि 3 हटे थे, 2 एक्स्ट्रा आए थे और 12 सारे थे, तो 14 हो गई। अब अंतरिम सरकार में गठित पद कौन कौन से देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। जो देखो, ये पॉलिटी में भी शुरू में ही पढ़ाया जाता है और बाद में भी ये हिस्ट्री का भी पार्ट है और ये पॉलिटी का ही पार्ट है। तो यहीं पर हम ही कवर कर लेंगे, पॉलिटी में इसे अलग से भी पढ़ेंगे। तो कार्यकारी परिषद जो मिली थी, अर्थात अध्यक्ष का जो पद मिला, वो मिला था जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार में, जबकि रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के नाम था। अब आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखो रक्षा, रक्षा का मतलब क्या होता है, बलपूर्वक, क्योंकि जब जिसमें ज्यादा शक्ति होगी वही रक्षा कर सकता है, तो इनके नाम में भी क्या छुपा हुआ है, बल। तो रक्षा अर्थात बलदेव सिंह, इस तरीके से याद रख सकते हैं। राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी सीधे साधे थे, इसलिए इनको सीधा साधा पद दे दिया गया, शिक्षा विभाग। गृह एवं सूचना प्रसारण अर्थात होम मिनिस्ट्री, जैसे वर्तमान में होम मिनिस्टर हैं हमारे अमित शाह जी, तो इसी प्रकार उस समय अंतरिम सरकार में जो गठन हुआ वो होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्री और सूचना प्रसारण का जो पद का गठन गठन हुआ, उसमें जो मंत्री बने थे वो बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजेंद्र प्रसाद कई बार पूछा गया है आयोग द्वारा। तो राजेंद्र प्रसाद जो पद मिला वो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का पद मिला था, या कृषि भी जोड़ सकते हैं आप इसमें, कि कृषि का जो संबंध है वो सीधे सीधे खाद्य विभाग से ही है। दूसरा, आसफ अली को रेलवे विभाग दिया गया, जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया, और सी एच भाभा को कार्य एवं खनन तथा बंदरगाह दिए गए हैं। इस तरीके से अंतरिम सरकार में ये पद दिए गए थे। उसके बाद में इटली घोषणा कर देते हैं। अब क्या क्या घोषणा हुई, 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, ये घोषणा करते हैं कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा करते हुए कि ये जून 1948 को भारत छोड़ देंगे, मतलब जून 1948 से पहले ये भारत छोड़ देंगे। यह घोषणा सुनते ही एक देवल था वो इस्तीफा दे देता है, और इसके स्थान पर माउंट बेटन को भारत का गवर्नर जनरल, ये देवल नहीं है सॉरी, ये वेवेल है, वेवेल इस्तीफा दे देता है, क्योंकि वेवेल जो था वो भारतीयों को छोड़ने के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। और इसके स्थान पर माउंट बेटन जो आएंगे अगले वायसराय बनकर आएंगे, और यही अंतिम वायसराय होंगे। भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, 34वां और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर था। इसका मतलब ध्यान रखेंगे कि भारत में कितने गवर्नर बनकर आए, तो 34 गवर्नर बन गए थे, और ये अंतिम होगा। माउंट बेटन ब्रिटेन के राजकुमार हैं। ये 24 मार्च 1947 को भारत के गवर्नर जनरल बनकर भारत आते हैं और सत्ता हस्तांतरण के लिए 2 प्लान देते हैं।
कौन कौन से दो प्लान? एक तो इन्होंने दिया था बालकन प्लान, बालकन प्लान या डिक्की वार्ड प्लान, और दूसरा दिया था इन्होंने माउंट बैटन प्लान या मन बाटन प्लान या 3 जून का प्लान, इसी को कहा जाता है। 3 जून का इसलिए कहा जाता है क्योंकि 3 जून को दिया था। तो बालकन प्लान में क्या हुआ, नेहरू के विरोध के कारण यह प्लान बैटन ने समाप्त कर दिया, क्योंकि ये प्लान बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। इसी वजह से नेहरू ने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसको क्या कर दिया गया, वापस ले लिया गया। फिर लाते हैं माउंट बैटन प्लान। इसी के तहत भारत का विभाजन कर दिया जाता है, अर्थात भारत को दो राष्ट्रों में बांट दिया जाता है, भारत और पाकिस्तान। तो कांग्रेस ने इस प्लान को 3 जून को स्वीकार कर लिया तथा लीग ने इसे 10 जून को स्वीकार कर लिया। अब तो कोई मुस्लिम लीग भी खुश थी, क्योंकि वो तो इसी बात पर अड़ी हुई थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए। अब उन्हें पाकिस्तान मिल ही गया, तो सोचो कि दोनों के लिए क्या होगा, दोनों के हित में हो गया अब ये। तो भारत के विभाजन को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, क्योंकि कोई और रास्ता निकल नहीं रहा था विभाजन के अलावा। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अड़ा ही हुआ है कि जी हमें तो आज़ादी क्या पाकिस्तान का अलग ही चाहिए, बिल्कुल पाकिस्तान भारत से, तो जब कुछ नहीं बात बन रही तो सबसे पहले व्यक्ति जो थे स्वीकार करने वाले वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके पश्चात जवाहरलाल नेहरू भी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि विभाजन ही होकर रहेगा। और ये भी ध्यान रखना कि विभाजन देश की सीमाओं को छोटा कर देता है, और विभाजन किसी भी देश की सीमा को छोटा करने के लिए सही नहीं माना जाता। आज आप चाइना को देख लो, उसकी सोच हमेशा विस्तारवादी रहती है। वो कभी भी ये चूकने में ये कमी नहीं करता कि अरुणाचल हमारा पार्ट है, वो हमेशा अरुणाचल प्रदेश को अपना ही पार्ट बताता है। ऐसे ही ताइवान को अपना ही पार्ट बताता है, जबकि ताइवान एक स्वतंत्र देश रहना चाहता है, लेकिन वो ताइवान को स्वतंत्र देश नहीं रहने देना चाहता। तो इनकी हमेशा विस्तारवादी सोच रहती है, हमेशा। तो यदि विस्तारवादी सोच रहेगी तो ये इसी तरीके के काम करेंगे। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने अपनी सीमाओं को और भी छोटा कर लिया। नेक्स्ट, गांधी जी ने कहा था कि विभाजन हमारी लाश पर होगा। गांधी जी विभाजन के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे, ये ध्यान रखेंगे आप। और अबुल कलाम आजाद ने विभाजन को कभी स्वीकार किया ही नहीं। ना तो गांधी जी विभाजन के पक्ष में थे और ना ही अबुल कलाम आजाद। 3 जून 1947 को माउंट बैटन अर्थात 34वां जो ये थे, और माउंट बैटन प्लान या मनबाटन प्लान लाया गया। और 14 जून 1947 को दिल्ली में कांग्रेस की महासमिति की बैठक में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जेबी कृपलानी, में गोविंद बल्लभ पंत भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं कि हमें आत्महत्या या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना है। अब आप सोच लो कि आत्महत्या करनी है या पाकिस्तान को चुनना है। तो और समिति ने पाकिस्तान को चुना। जब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं और इन दोनों में से किसी एक को चुनना है, तो आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। अब चाहे वो आप आत्महत्या को चुन लें या पाकिस्तान को। तो समिति ने जो निर्णय लिया, वो समिति ने निर्णय लिया कि पाकिस्तान का चुनाव कर लेते हैं। इस आधार पर इस बैठक में भारत विभाजन के प्रस्ताव का विरोध जो कर रहे थे, वो कर रहे थे पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर किचलू, सैफुद्दीन किचलू बोलते हैं इनको, चौधरी राम हीरावानी और खान खान गफ्फार कर रहे थे। तो इसका विरोध जो करा था वो इन लोगों ने मिलकर किया था। उसके बाद में अब इसी बीच में क्या हो जाता है कि शाही नौसेना विद्रोह हो जाता है। 18 फरवरी 1946 से 23 फरवरी 1946 को हो जाता है। इसमें क्या हुआ, जो ये देखो इसे हम पीछे भी बता चुका हूँ आपको, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया। इसको चाहो तो देख सकते हैं। हेमिश तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवाद, भेदभाव को और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी और बीसी दत्त को रिहा करने की मांग की थी। कैसल, पोर्ट बैरक में, अंबाला, जबलपुर, कराची में सैनिकों ने का समर्थन किया गया इन पोर्टों के द्वारा। और अलग से जो 20,000 मजदूर आए थे वो भी इनका समर्थन कर रहे थे। तो वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना के कहने पर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये नॉर्मल सा है, लेकिन क्या है कि एक क्रम में लगा हुआ है, तो थोड़ा सा याद रखना है इसको बस। उसके बाद में आ जाता है भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हो जाता है। और मन बाटन प्लान या माउंट बैटन प्लान के तहत ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा जाता है इस प्लान को। 15 जुलाई को इसी सभा में पूर्व पीएम चर्चिल का विरोध करते हैं। पूर्व पीएम मतलब जो पहले ये चर्चिल थे, वे अब तो कौन थे, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। ये जो चर्चिल थे, ये बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे कि भारत हमारे हाथ से निकल जाए। लेकिन भारत तो हार इनके हाथ से निकल चुका था, क्योंकि कुर्सी इनके हाथ से निकल गई थी। तो इसलिए वजह से बस विरोध करने के अलावा इनके पास और कोई दूसरा रास्ता था नहीं। 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड में जाते हैं यह बिल, और यहाँ पर ये पास हो जाता है। उसके बाद में तो हाउस ऑफ लॉर्ड क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड होती है
जो आप देखते हैं ना, जैसे भारत में राज्यसभा है, उसी समय ये सभा होती थी, क्योंकि भारत में दो सभाएं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऐसे ही यहाँ भी थी, हाउस ऑफ लॉर्ड। तो 18 जुलाई को ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम, इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। अतः माउंट बैटन योजना जो बनी, वो माउंट बैटन योजना के तहत ही भारत को स्वतंत्रता अधिनियम में बदल दिया जाता है। ये ध्यान रखना कि माउंट बैटन प्लान या माउंट बैटन योजना ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में परिवर्तित हो जाती है। और इसी माउंट बैटन की योजना के तहत क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है और सीमा का निर्धारण हेतु रेड क्लिफ को नियुक्त किया जाता है। एक व्यक्ति थे, अंग्रेज थे, रेड क्लिफ। तो इन्हीं जैसे आप देखते हैं, ये हमारा उत्तरी भारत होगा। अब ये जो सीमा देखो, ये वाली सीमा, इसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और ये जो है आप इधर देखते हैं, ये जो क्षेत्र है, ये किसका क्षेत्र है? ये क्षेत्र है ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र है। इसको भी रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो हमारी भारत पाकिस्तान के, क्योंकि बांग्लादेश जो देश जो था, ये तो 1971 में अस्तित्व में आएगा। इससे पहले तो कोई इसका अस्तित्व था ही नहीं, क्योंकि ये कहने के लिए क्या था, ये पाकिस्तान का, ये जो पश्चिम, इसे पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था और इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, बांग्लादेश को। ये तो बांग्लादेश जो बनेगा, ये तो 1971 में बनेगा। 1971 में ये पाकिस्तान से अपनी अलग मांग कर देगा और यहाँ पर विद्रोह होंगे, आंदोलन होंगे उसके तहत। और इसमें जो हमारी भूतपूर्व पीएम रह चुकी हैं, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का अहम रोल रहेगा इसमें, बांग्लादेश को आजाद कराने में। तो ये जो थी, ये रेड क्लिफ रेखा, ये सर रेड क्लिफ ने ही खींची थी, निर्धारण कर दिया गया। भारत अपनी आजादी की तिथि जो घोषित करता है वो 15 अगस्त, जबकि पाकिस्तान अपनी आजादी की तिथि 14 अगस्त को घोषित करता है। अर्थात ये है कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस हमारे स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले मनाया जाता है, अर्थात 14 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि हम अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनते हैं और जिन्हें शपथ माउंट बैटन ने ही दिलवाई थी। जबकि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली बनते हैं। ध्यान रखना, जिन्ना नहीं बनेंगे, कभी आप जिन्ना को लगा दें। जबकि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे लियाकत अली। तो देखो, जो वायसराय का पद था या गवर्नर जनरल का जो पद था, तो भारत के पहले या अंतिम वायसराय कौन हुए? तो भारत के पहले वायसराय, अंतिम वायसराय हुए लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यदि वो पूछ ले कि भारत के पहले प्रथम भारतीय वायसराय या गवर्नर जनरल कौन बने, तो वो बने थे सी राजगोपालाचारी। ये ध्यान रखो, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बनेंगे आपके राजगोपालाचारी। तो ये ध्यान रखना। और अंतिम भी कौन होंगे? तो अंतिम भी ये होंगे, भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल ये होंगे। इनके पद को समाप्त करके फिर चलो गवर्नर के पद को ही समाप्त कर दिया गया और इनके स्थान पर ला दिया गया राष्ट्रपति का। और उसके बाद में हमारा क्या होगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ भागों को, कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया जाएगा। और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को समूचे भारत में इसको लागू कर दिया जाएगा। सॉरी, ये 26 नवंबर है। 26 नवंबर 1949 को कुछों को लागू किया जाएगा। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान को समूचे भारत में लागू कर दिया जाएगा। तो ये हो जाता है आपका टॉपिक यहाँ पर। अभी भी टॉपिक में आपकी यूनिट नंबर, मैंने आपको पीछे ही बताया कि यूनिट नंबर आपकी 17 बची हुई है, यूनिट नंबर आपकी 18 बची हुई है और यूनिट नंबर 19 बची है। अब मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नर जनरल कैसे कैसे, कौन कौन बंगाल के गवर्नर बने, कौन वायसराय बने और कौन समूचे भारत के वायसराय बने और कौन समूचे भारत के गवर्नर जनरल बने। इनमें भी हमें अंतर देखना है। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है, रिवीजन के लिए पीडीएफ होनी चाहिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम यूज नहीं करते तो व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, अर्थात एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो आप उसके लिए मेल कर सकते हैं। मेल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। उसके साथ साथ यदि आपको हिस्ट्री की कंप्लीट हार्ड कॉपी चाहिए, तो वो उसकी सुविधा भी उपलब्ध है। तो वो आपके अपने एड्रेस पर 8 से 10 दिन में कोरियर के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।